नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के साथ वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ा था तथा बोर का परमाणु मॉडल भी हमने देखा था। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिनका नाम उन्होंने दिया KLMN। अब हम जानेंगे कि इन K ऑर्बिटों में KLMN में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा था कि बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिनका नाम था KLMN। अब हम देखेंगे कि इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। KLMN में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो है 2n²। किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n²। किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखते हैं किस प्रकार। n यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी जो भी नंबर है ऑर्बिट का, जैसे k का 1 है, l का 2 है, m का 3 है और n का 4 है। यहाँ पे n उसी को रिप्रेजेंट करता है। अब KLMN में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले बात आती है k की। इस फॉर्मूले के जरिए देखिए, k में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिट n। यहाँ पे पहला ऑर्बिट होता है k, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। सो k में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। दूसरी बात आती है l की। l में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इंटू n का स्क्वायर। n है नंबर ऑफ ऑर्बिट और l का नंबर है 2 का स्क्वायर इक्वल टू है 2 इंटू 2 2 जा 4 इक्वल टू 8। सो यहाँ पे l में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। अब बारी आती है m की। m इक्वल टू होगा 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18। n में आएंगे 2 इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। इस प्रकार से n में 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 32। इस प्रकार से KLMN में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस फॉर्मूले से हम याद करते हैं 2n², जिसमें n नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब इसकी दूसरी शर्त ये है कि जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा, इलेक्ट्रॉन का जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। अब दूसरी बात इसमें ये भी आती है कि किसी ऑर्बिट में
किसी भी परमाणु का, किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें जो ऑर्बिट आएंगे, पहले वाला ऑर्बिट जब तक पूरा नहीं भरा तब तक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार। हम सोडियम का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सोडियम का एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सोडियम Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। K L M N, 4 यहाँ पे ऑर्बिट है, सोडियम के ऑर्बिट। अब हम जानते हैं कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, L में 8, M में 18, N में 32। अब इसी हिसाब से हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो 2, 8, 1 इस हिसाब से देखिए, पहले में आ सकते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले में हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। जब तक ये पूरा नहीं भरा तब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा बचा 8, L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिकतम आ सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन और नहीं आ सकते हैं, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो M में जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम के इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं, इसलिए N में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जब तक पहला ऑर्बिट पूरी तरह नहीं भर जाता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों से नहीं भर जाता है, तब तक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में प्रवेश नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले ऑर्बिट में अधिकतम 2 आ सकते थे, इसलिए सोडियम ने पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉनों में प्रवेश किया। फिर सोडियम ने L में प्रवेश किया 8 और बचा 1, वो M में गया। इस प्रकार से किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। अब हम वैलेंसी को पढ़ेंगे। वैलेंसी यानी संयोजकता। वैलेंसी संयोजकता। अभी हमने देखा था कि बाहरी ऑर्बिट में, सबसे जो बाहरी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। इस प्रकार से अनेक एलिमेंट अपने बाहरी ऑर्बिट में अष्टक प्राप्त करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। इसी प्रकार से वह जितने इलेक्ट्रॉनों को लूज करते हैं या जितनों को गेन करते हैं, वही उसकी वैलेंसी संयोजकता कहलाती है। लूजिंग एंड गेनिंग, जितने इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है यानी दूसरे एलिमेंट को देता है, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, दूसरी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने सबसे बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, उसी को हम उस एलिमेंट की वैलेंसी कहेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम है Na, अभी हमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 2, 8, 1। अब ये सबसे बाहरी ऑर्बिट में अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, किसी दूसरे एलिमेंट को दे, या तो फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे।
सबसे पास में जो होगा वह उसी से रिएक्शन करेगा, यानी सबसे पास में जो चीज उसके लिए सही बैठेगी। सबसे पास में यह बैठ रहा है कि वह एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, किसी दूसरे एलिमेंट को दे, न कि वह 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। इसलिए वह दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम लूज करेगा, किसी और एलिमेंट को दे देगा। सो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है और जितने वो गेन करता है अपने सबसे बाहरी ऑर्बिट में 8 प्राप्त करने के लिए, वही उसकी वैलेंसी होती है। यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया अपने बाहरी ऑर्बिट में 8 पाने के लिए। सो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। इसी प्रकार हम अगर क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन का होता है एटॉमिक मास 17। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था। सबसे पहले ऑर्बिट में आते हैं अधिकतम 2, दूसरे में आते हैं 8, बचे कितने? 7, 2, 8, 7। के में आएंगे 2, एल में आते हैं अधिकतम 8, तो एल में आएंगे 8, बचे 7, तो एम में चले जाएंगे 7। इस प्रकार से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। क्लोरीन अपने बाहरी ऑर्बिट में 8 पाने के लिए या तो 7 को लूज करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सबसे पास में उसे यह बैठता है कि वह 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। यहाँ पे उसके पास 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि क्लोरीन ने अपने बाहरी ऑर्बिट में 8 प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। लूजिंग या गेनिंग जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। इस प्रकार से वैलेंसी को हमने पढ़ा। एक दो और देख लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। अभी सोडियम और क्लोरीन को देखा, अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। के में आएंगे अधिकतम 2, बचे कितने? 6 बचे। एल में अधिकतम आ सकते हैं 8, यहाँ पे 6 आ सकते हैं एल में, क्योंकि अधिकतम उसमें 8 आ सकते हैं। अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, सो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 6। अब ऑक्सीजन अपने बाहरी ऑर्बिट में 8 प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। यहाँ पे गेन करेगा, लूज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे अगर 8 होते तो वो इसको लूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 2, 6 है, इसलिए इसके पास, ऑक्सीजन के पास केवल यही ऑप्शन है कि वह 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 बनाने के लिए, अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे उसने अष्टक प्राप्त करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को किसी और एलिमेंट से वो गेन करेगा। अब हमने अभी कहा कि किसी और एलिमेंट से गेन करता है। हम एक कंपाउंड को लेके देखते हैं, जैसे NaCl है। Na का हमने अभी देखा था 2, 8, 1। क्लोरीन का देखा था 2, 8, 7।
यहाँ पे हमने देखा था कि सोडियम Na अपने बाहरी ऑर्बिट में 8 प्राप्त करने के लिए लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। और क्लोरीन अपने बाहरी ऑर्बिट में एक प्राप्त करने के लिए 8 प्राप्त करने के लिए गेन करेगा। सो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। इसको लूज करने की जरूरत है और इसको एक की जरूरत है। ये दोनों आपस में मिलके सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बनाते हैं। ये हुआ सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLm। यहाँ पे अधिकतम है 2, यहाँ पे है 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सबसे बाहर है 1। इसको ये लूज करना है, इसलिए यह क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। क्लोरीन के सबसे बाहरी ऑर्बिट में 7 है, इसको एक की जरूरत है। सबसे बाहरी वाले दिखा देते हैं। ये इससे यहाँ पे क्लोरीन से यहाँ पे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे लूज और गेन करेगा क्लोरीन और सोडियम करेगा इसको लूज। इस प्रकार से इसकी वैलेंसी होती है। अष्टक प्राप्त करने के लिए एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनाता है। इस प्रकार से हमने वैलेंसी को समझा। अब हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे। किसी भी एटम की एटॉमिक नंबर आखिर होती क्या है वह देखते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर उसमें स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था कि नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। उसका संपूर्ण जो मास होता है वह नाभिक में होता है और प्रोटॉन भी नाभिक में उपस्थित होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसका किसी भी एटम का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। यहाँ पे जैसे सोडियम है, सोडियम Na, इसके नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 इसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में न्यूक्लियस में 11 होती है। सो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक नंबर भी 11 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर 11 होता है। इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर का सिंबल है कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर का सिंबल है कैपिटल Z। अब हम एटॉमिक मास नंबर को पढ़ेंगे। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एटॉमिक मास नंबर उसमें उपस्थित, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि
मास नंबर बराबर एटॉमिक मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होगा वह उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के प्लस के बराबर होगा। जैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक मास 16 होता है एटॉमिक मास, यानी कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 8, जिनको प्लस करके उसका एटॉमिक मास आता है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के जोड़ के बराबर होता है। इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास नंबर ज्ञात करते हैं, जिसको हम एटॉमिक मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर का सिंबल है कैपिटल ए। जैसे एटॉमिक नंबर का है कैपिटल जेड, उसी प्रकार से एटॉमिक मास नंबर का है कैपिटल ए। अब इनके बेस पे किसी एलिमेंट और उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बेस पे किसी भी एटम को किस प्रकार से हम प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ एटम, उसको हम देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ एटम, परमाणु का स्वरूप। प्रेजेंटेशन ऑफ एटम को प्रेजेंट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी एलिमेंट है उसको हम किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। उसको प्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी कैपिटल ए। फिर हम उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, और उसके बाद हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी कैपिटल जेड लिखते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी एटम को प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके चलें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन का सिंबल है ओ। हम इस एटम को किस प्रकार उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के साथ प्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक मास कैपिटल ए, और ऑक्सीजन का सिंबल है ओ तथा एटॉमिक नंबर है 8। इस प्रकार से हम किसी भी एटम को प्रेजेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट को प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और इसका सिंबल है 1 और एटॉमिक नंबर है 1। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मास भी सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी सब में न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, केवल हाइड्रोजन में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस एलिमेंट के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो वह है हाइड्रोजन। बाकी और सभी के जो भी एलिमेंट हैं उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, केवल प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। इस प्रकार से हम एटम को प्रेजेंट करते हैं। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और उसका एटॉमिक मास कितना होता है उन सभी का। इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले इसका मास, एटॉमिक मास, और उसके बाद चार्ज। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन नंबर में बराबर होते हैं, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास है 9.108 इंटू 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव, और नंबर में 1.602 इंटू 10⁻⁹ नेगेटिव चार्ज के साथ। और प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही होता है, लेकिन पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻⁹। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मास की बात करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मास इक्वल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी मास इतना ही होता है, प्रोटॉन के बराबर 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg। तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे हमने पढ़ा था कि जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने कहा था कि न्यूट्रॉन पे प्रोटॉन के बराबर ही मास होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तथा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन नंबर में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.108 इंटू 10⁻⁻31 होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मास इक्वल होता है, लेकिन चार्ज अलग है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस प्रकार से आज हमने इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको पढ़ा, तथा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी को पढ़ा। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।